शो में इमरान खान अक्सर तहाइफ अदायगी के बगैर मुफ्त में अपने घर ले गए। क्या इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में भी नाअहल हो जाएंगे? हेलीकॉप्टर हादसे पर तौहीन आमेज मुहिम की तहकीकात में ISI IB अफसरान भी शामिल। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब अपनी सियासत के जरिए अपने वोट बैंक के अंदर अपनी मकबूलियत में शायद इजाफा तो कर पाए, जिसकी हालिया झलक हमने पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में देखी थी, लेकिन साथ साथ बहुत से कानूनी मसाइल में भी घिर चुके हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया, जिसके अंदर यह साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली, यानी ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी थी। और फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने यह फैसला किया कि इनिशिएट किया जाएगा कि फॉरेन एडेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर मामलात, उनके खिलाफ एक कानूनी घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। वो कम नहीं था, उसके साथ उससे कबल जब तोशाखाना के हवाले से एक मामला सामने आया था और हमने देखा कि कुछ MNS की तरफ से रेफरेंस और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ एक रेफरेंस आ चुका है तोशाखाना के हवाले से, जिस रेफरेंस में इमरान खान साहब की नाअहली की इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उन्होंने तोशाखाना के हवाले से जो तहाइफ खरीदे उनको अपने गोशवारों में जाहिर या उनकी डिक्लेरेशन में जाहिर नहीं किया। इस रेफरेंस में क्या है ये आपके सामने रखते हैं। इस रेफरेंस के नुकात के मुताबिक इमरान खान अक्सर तहाइफ की अदायगी के बगैर मुफ्त अपने घर ले गए। इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस में 3 बड़ी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है। अव्वल यह कि वो असासाजात के हवाले से अपने बयान में उन्होंने 14 करोड़ मालियत के तहाइफ का जिक्र नहीं किया। दूसरा यह कि वो अक्सर तहाइफ मुफ्त में कोई अदायगी के बगैर अपने घर ले गए। इमरान खान ने निहायत कम कीमत पर तहाइफ अपने पास ही रखे, जिसकी तोशाखाना कवायद और जवाबित के तहत कीमत अदा की जानी चाहिए। इमरान खान ने कुछ तहाइफ की कीमत उन्हें खुली मार्केट में फरोख्त करने के बाद अदा की। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा ने, जो बीबी बुशरा है, उन्होंने 14 करोड़ रुपए मालियत के तहाइफ खुद ही रख लिए और इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने साल 2018-19 और साल 2019-20 के लिए गोशवारों में मज़कूरा तहाइफ को जाहिर ही नहीं किया। साथ साथ जो उन्होंने अपने पास जो उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स है 10 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की एक कीमती घड़ी को जाहिर किया है, जो उन्होंने अपने पास रखी वो 2021 यानी 2020-21 वाले साल में। इस वक्त तोशाखाना के तहाइफ करप्शन के बड़े स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इस दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा और इमरान खान ने अपनी जिंदगी में टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए। सिर्फ जुलाई 2021 में उन्होंने टैक्स हुकाम से खुद को रजिस्टर कराया, जो उनकी अहलिया हैं। और काबीना डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान ने तहाइफ बरकरार रखने के लिए 14 करोड़ से जायद के बजाय मुहिज 3 करोड़ 81,70,000 रुपए अदा किए। इमरान शफीक साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इमरान शफीक साहब, आप इस रेफरेंस को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें भी साबिक वजीर आजम की नाअहली बनती है, क्योंकि और क्या यह मिस डिक्लेरेशन के जुमरे में आता है? इमरान शफीक साहब। जी सैफान, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो आप बात कर रहे हैं वो टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न एक चीज है जी, लेकिन एक गोशवारा इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होता है, जो एसेट एंड डिक्लेरेशन एसेट एंड लायबिलिटीज का डिक्लेरेशन है, फॉर्म है। उस फॉर्म में पब्लिक ऑफिस होल्डर ने, किसी MNA ने या यकीनन वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपनी तमाम एसेट्स का जिक्र करना होता है और किसी एसेट को वो छुपा नहीं सकते। अगर वो
है। आप जितनी मर्जी बताते हैं, पेश करें, मैं जल्दी में था, मेरा पेपर था, मैं हॉस्पिटल जाना था, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने सिग्नल को तोड़ा है। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। ये तस्वुर है जो पनामा केसेस में इख्तियार किया गया। लेकिन एक दूसरा तस्वुर भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी इख्तियार किया, और इसको शेख रशीद अहमद केस में भी डिस्कस किया, ख्वाजा साहब का जो ख्वाजा आसिफ केस है उसमें भी डिस्कस किया। वहां वो ये कहते हैं कि बहरहाल हम ये देखेंगे कि ये जो डिक्लेयर नहीं किया गया उसमें डिसऑनेस्टी क्या थी, और उसके जरिए वो बेनिफिट जो बंदा छुपा रहा था वो बेनिफिट क्या हासिल करना चाहता था, और उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा। अब उन इस जो एनोलॉजी है कि डिसऑनेस्टी को देखना है और ये देखना है कि उसको मौका दिया गया, और तीसरी बात ये देखनी है कि उसको उसके जरिए उससे बेनिफिट क्या हासिल किया। जैसे एक शख्स है, अपनी उम्र जो उसकी है वो अपने आप को एक साल बड़ा जाहिर करता है, मिस डिक्लेरेशन करता है, और फिर उसके बाद जब वो चीज चैलेंज होती है तो देखा जाता है यार इससे तो बेनिफिट ये हासिल किया कि उम्र इसकी 25 साल थी, 24 साल शो करके ये एक साल पहले ही असेंबली में पहुंचने की इसने कोशिश की और ये इससे जुर्म का, करप्ट प्रैक्टिसेस का इर्तिकाब किया। तो वो एक लाइन ऑफ जजमेंट्स ये भी कहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, लेकिन पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और लाइन भी ली। आप ये देखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस साहिबान थे, एक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा और उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार, ये दोनों चीफ जस्टिस भी रहे। इन्होंने नवाज शरीफ को सिर्फ इस बुनियाद पर पहले ही मरले पर पनामा 1 में, यानी पनामा की 3 जजमेंट्स हैं, पनामा 1, पनामा 2 और पनामा 3। पनामा 1 में 2 जजों ने नाअहल कर दिया था नवाज शरीफ को। आपको याद होगा सिर्फ आसिफ सैयद खोसा साहब ने नवाज शरीफ की असेंबली में की जाने वाली तकरीरों और जो सुप्रीम कोर्ट में बयानात और उसके अलावा जो अदरवाइज उन्होंने जो बयानात दिए थे उन सबको कंपेयर करके कंट्राडिक्शंस निकाली, और उन्होंने कहा जी आपने यहाँ ये बात की, यहाँ ये बात की, कंट्राडिक्शन है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे। और उसके बाद इमरान साहब ये तो थोड़े वजाहत करते चलें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। जैसे फैसल वार्डा केस के अंदर उनकी नॉमिनेशन के वक्त डुअल नेशनैलिटी थी और उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन ही में खत्म हो सकता है या मामला सुप्रीम कोर्ट और आला अदालत से डिस्क्वालीफाई होगा? क्या ये मामला है क्या? ये फर्क भी जरा समझाएं। देखें, ये जो डिस्क्वालीफाई करने का जो अमल है वो इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस पहुंच गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उसको उस पर फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन को पूरा हक हासिल है, पूरा कानून के मुताबिक वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और उसके बाद अगर जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसको फिर अपना राइट हासिल होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, अपील करता है, जो भी करता है। इमरान साहब ये भी बताएं इसमें कि ये डिस्क्वालीफाई करना, अगर वो ये कह दें इमरान खान साहब के, क्योंकि उस वक्त उन्होंने नहीं जाहिर किए थे वो जो उनके तहफ़ थे, लेकिन उसके कुछ साल बाद उन्होंने अपने रिटर्न्स में जाहिर कर दिया, तो क्या फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि उस साल में नहीं किया जिस वक्त वो खरीदे थे, जब उनके पास थे कस्टडी में, उसके बाद उन्होंने वो जाहिर कर दिए, अपने डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन को? मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केसेस में ये वह लॉजिक तस्लीम नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो आपने एक तकरीर की उसमें दूसरी बात की, दूसरी में दूसरी बात की, और अभी भी वैसे भी ये मिस डिक्लेरेशन जो है ना, जुर्म का सरजद हो जाना। जब आप डिक्लेरेशन देते हैं, उस डिक्लेरेशन में अगर आपने किसी चीज को जाहिर ना किया और आपने उन पेपर्स को फाइल कर दिया, डिक्लेरेशन दे दिया, एफिडेविट दे दिया, बाद में आप उसकी तस्दीक करने का टाइम जो है वो सिर्फ आपको पनिशमेंट से बचाता है, क्रिमिनल सजा से बचाता है। 120 दिन का टाइम है उसमें 137(4) में, कि आप अगर बाद में इस्लाह करते हैं तो आप क्रिमिनल सजा के हकदार नहीं होंगे। लेकिन जो मिस डिक्लेरेशन के जरिए सदाकत और अमानत के जो मेयारात हैं वो बहरहाल अपनी जगह कायम रहेंगे, और उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, 62(1) की जो अट्रैक्शन है वो अपनी जगह बरकरार है, और वो आप उस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। यानी आपको सजा नहीं दी जाएगी अगर आप बाद में, वो भी एक टाइम फ्रेम है, 120 दिन के अंदर अंदर अगर आप जाहिर कर देते हैं, अपनी फॉर्म की तस्दीक कर देते हैं कि, लेकिन इमरान खान साहब ने तस्दीक कोई नहीं की, ये बात ध्यान में रखी जाए। उन्होंने अगले साल के डिक्लेरेशन में जाके दिया, यानी अपने पहले फॉर्म की तस्दीक के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझसे गलती होगी, मैं भूल गया था, या बाद में मैंने देखा उसको मैंने दुरुस्त करना चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले साल में उन्होंने जाके दायर किया। पहले साल का एफिडेविट था वो अलग था, उस एफिडेविट में उन्होंने उनको जाहिर नहीं किया डिक्लेरेशन फॉर्म में, और जो मिस डिक्लेरेशन था, रॉन्ग डिक्लेरेशन था,
वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उसका जो इतलाक 1262(1)(f का वो हो गया। दूसरी दफा दूसरे साल के डिक्लेरेशन है, उनकी अलग नोयत है, उनके अलग तकाजे हैं, वो उसको देखा जाएगा। सही। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना के रेफरेंस वाला मामला। उसके अलावा दूसरा अहम मामला फॉरेन फंडिंग केस का है। वहां पर भी एक एफिडेविट या उनका सर्टिफिकेट है जो 2008 से 13 तक जमा कराते रहे। उस डॉक्यूमेंट में भी वो ये लिखते रहे कि हमारी पार्टी ने किसी किस्म की प्रोहिबिटेड सोर्सेस से फंडिंग नहीं ली है, और वो भी सर्टिफिकेट है जिसमें उनके स्टैंप है, दस्तखत हैं। और उसके साथ साथ 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें से 2 अकाउंट खुद इमरान खान साहब के हैं, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बजाय छुपाए हैं जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में सामने आ गए। तो क्या ये दोनों चीजें भी, ये एक तो वो उनका जो सर्टिफिकेट है वो किस हवाले से आपको लगता है रेफरेंस उस पर बन सकता है, और क्या उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और ये जो अकाउंट छुपाएगा इस पर क्या सजा हो सकती है? देखिए, ये एक सीरियस मसला है जी। और इलेक्शन कमीशन में पार्टी सरबराह की तरफ से सर्टिफिकेट भी इस बुनियाद पर जाता है कि पार्टी सरबराह जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ये कानून ने जो सर्टिफिकेट देने का कहा है, जिसकी बुनियाद पर पार्टी की लेजिटिमेसी कायम होती है, वो भी सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई के तौर किया। वो इसलिए किया है कि अगर ये जो दे रहे हैं स्टेटमेंट, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगर वो गलत होगा तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त करेंगे। वो ये कहकर इस बात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते कि अकाउंटेंट ने मेरे जो रिकॉर्ड मुझे करके दिया तो मैंने अकाउंटेंट के कहने पर जो है वो साइन कर दिए। क्योंकि अकाउंटेंट, अगर ये अकाउंटेंट ही की बात को मानना होता और सर्टिफिकेट जो है वो पार्टी सरबराह से ना लेना होता, तो फिर तो जो कानून है वो सिंपल सा ये कह सकता था कि भाई ये अकाउंटेंट से ड्यूली सर्टिफाइड करके आप जमा करवा दें। पार्टी हेड के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं रह गई थी पार्टी हेड की सर्टिफिकेट देने का, और उसमें वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि मैंने ये अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली कर ली है कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा हूं वो मेरे ईमान और यकीन की हद तक कामिल और दुरुस्त है और मैंने कोई भाई नहीं है। तो अगर वो ये कह रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक आईनी इदारे को दे रहा है, और वो स्टेटमेंट बाद में गलत साबित हो जाती है और वो साबित होता है कि वो अकाउंट, अच्छा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त इस सेंस में है कि उन्होंने कहा कि हमारे चले स्टेटमेंट में तो छुपा लिया, सर्टिफिकेट में वहां तो नहीं बताया, हमारे सामने प्रोसीडिंग के अंदर भी आखिर वक्त तक वो इस चीज को छुपाते रहे। यानी जितना अर्सा 8 साल ये प्रोसीडिंग चलती रही है सिफान, और 8 साल के अंदर जो है वो एक लम्हा भी ऐसा नहीं है, इवन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट से वापस भी आ गया, स्टेट बैंक की अपनी इंक्वायरी की कमेटी बनी और जो उसके मैटर थे उसमें भी इंक्वायरी कमेटी में भी यानी इमरान खान साहब ने किसी लम्हे भी जाके उन अकाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया। अकाउंट से पहले वो जो सर्टिफिकेट जमा कराते रहे, उस सर्टिफिकेट पे कुछ उनके कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो एफिडेविट यानी वो हल्फनामा नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है। तो ये भी कुछ फर्क होता है कि एक हल्फनामे में और एक सर्टिफिकेट में, और क्या हल्फनामे पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है, एक नॉर्मल सर्टिफिकेट पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती? क्या ये भी होता है क्या इमरान शफीक साहब, या ये इस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है 62(1)(f) के तहत? नहीं, मैं नहीं समझता कि यकीनन हलफनामे में और सर्टिफिकेट में फर्क जरूर मौजूद है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मैं ये नहीं समझता कि ये फर्क कोई ज्यादा मैंने रखता है। देखिए ना, आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आप पनामा केसेस में नवाज शरीफ साहब ने जो है जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर तकरीर की थी, वो कौन से हलफनामे पर की थी? उन्होंने कौन सा एफिडेविट दिया था? उन्होंने तो कोई एफिडेविट नहीं दिया था, लेकिन वो उस तकरीर को और उनके इंटरव्यूज को जो उन्होंने दिए थे उनकी कंट्राडिक्शन की बुनियाद पर वहां उन्हें नाअहल किया गया। तो जो पार्टी सरबराह के लिए मेयार किसी एक केस में तय किया गया है वो तमाम केसों में होना तो वही है। मेरी नजर में जो सादिक और अमीन का जो तस्वुर है वो ये नहीं कहता कि आप गलत बयानी एफिडेविट पर करेंगे तो वो गलत बयानी तस्वुर होगी, और अगर आप सर्टिफिकेट के जरिए अगर गलत बयानी करेंगे, कोई चीज छुपाएंगे किसी आईनी इदारे से, तो वो जो है वो गलत बयानी डिसऑनेस्टी तस्वुर नहीं होगी। भाई ऑनेस्ट और अमीन के लिए सिर्फ ये साबित करना जरूरी है कि जो किसी मौके पर आपने सच बोलना था, दुरुस्त बात बतानी थी, वो आपने बताई कि नहीं बताई। अगर वो नहीं बताई तो आपने बहरहाल मिस डिक्लेरेशन कर दिया। यानी कानून ने 62(1)(f) में ये कहीं भी दर्ज नहीं है
कि ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का म्यार एफिडेविट पर जज किया जाएगा। इसलिए एक डिक्लेरेशन आपने दिया या सर्टिफिकेट दिया, ये तो क्लियर हुआ। इमरान साहब ये भी बताते जाएं, ये भी बताएं कि एक दो फैसले, एक पहला मोहसिन कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रैल 2022, उसमें वो उस ऑर्डर के अंदर वो लिखते हैं कि इफ प्रोहिबिटेड फंडिंग हैज इज प्रूव्ड द पिटिशनर विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ जो भी कोर्ट एंड लॉ अगर अप्लाई होता है तो ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक, देयर विल बी इंप्लीकेशंस फॉर द पार्टी हेड एज वेल एज द पार्टी। तो क्या मतलब है इससे? क्या आप लगता है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा था कि अगर प्रोहिबिटेड फाइनेंसिंग प्रूव होती है तो फिर उसकी जो इंप्लीकेशंस होंगी कानूनी वो खान साहब के लिए भी हो सकती हैं, पार्टी के लिए भी हो सकती है, एंड ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब कोर्ट और ऑर्डर्स हैं ऐसे जो प्रेसिडेंट सेट पहले से कर चुके हैं फॉरेन फंडिंग केस का, कि क्या होगा इसमें? देखें, एक बात तो बिल्कुल तय है ना कि अगर आपका साबित हो जाता है कि ये फॉरेन फंडिंग है या प्रोहिबिटेड फंडिंग है, और इन दोनों सूरतों में जो अदरवाइज पार्टी के लिए कंसिक्वेंसेज हैं वो तो बड़े सीधे से हैं कि प्रोहिबिटरी फंडिंग है तो वो उसकी जो अमाउंट आपने रिसीव किया वो कंफिस्केट हो जाएगी। अगर प्रोहिबिटेड जो फॉरेन फंडेड पार्टी है उस पार्टी को जो है वो बैन करने का पूरा एक मैकेनिज्म है, पार्टी डिसॉल्व होने का एक पूरा मैकेनिज्म है, वो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा, उसको दे के वो कर देगी। लेकिन पार्टी हेड के लिए जो कंसिक्वेंस है वो सिर्फ इस बुनियाद पर है कि उसने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये जो पार्टी है ये ना फॉरेन फंडेड है ना मेरे अकाउंट्स में किसी किस्म की। देखें, वो जो सर्टिफिकेट देता है ना वो ये कहता है सर्टिफिकेट देते हुए कि ये जो अकाउंट है ये ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेरी पार्टी की, यानी इस बात का वो कहता है मैंने तसल्ली कर ली है कि मेरे जो अकाउंट हैं जो मैं जमा करवा रहा हूँ ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टी जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब ये सर्टिफिकेट आपका झूठा हो जाता है कि आपके ट्रू फाइनेंशियल जो पोजीशन थी पार्टी की वो उस अकाउंट्स की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी और आप सारा बर्डन अकाउंटेंट पर डालना चाहते हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पर आप बर्डन डालें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो उन्हीं चीजों का अकाउंट ऑडिट करना था जो अकाउंट आपने जाहिर किए। जो अकाउंट आपने जाहिर ही नहीं किए, जो आपने छुपाए रखे, तो वो उसके बारे में तो बहरहाल जब वो जाहिर हुए मुख्तलिफ इदारों की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें वो उनकी तफसीलात आई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो चीजें दी और उनके जरिए जब वो सामने आए तो आप उसके बारे में झूठे सर्टिफिकेट का जो मामला है इमरान साहब, हनीफ अब्बासी केस साल 2016 में जब उन्होंने पिटीशन दायर की उसमें उन्होंने ये भी प्ली ली थी कि फॉल्सिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उस वक्त ऑनरेबल जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस साकिब निज़ार भी शामिल थे, उस बेंच में जो उसको हेड कर रहे थे उसने भी ये फैसला लिखा कि पहले असर्टेन करना ये जरूरी है कि पार्टी ने प्रोहिबिट फाइनेंसिंग ली या नहीं, और अगर वो असर्टेन हो जाता है तो उसके बाद फॉल्सिटी ऑफ सर्टिफिकेट वाले मैटर को देखा जा सकता है, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इसको डील कर रही है प्रोहिबिटेड फाइनेंसिंग यानी इलेक्शन कमीशन, वो पहले ये असर्टेन कर ले फिर हम ये फैसला। तो क्या इस फैसले को आप एज अ लीगल एक्सपर्ट कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन साबित कर देता है जो कि अब हो गया प्रोहिबिटेड फाइनेंसिंग, तो उसके बाद फॉल्सिटी ऑफ सर्टिफिकेट के तहत इसी फैसले को लेकर आगे बढ़ सकती है जो भी पिटिशनर है या कोर्ट ऑफ लॉ है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस में हनीफ अब्बासी केस में बड़ा क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को उस वक्त इसलिए नायल नहीं किया कि भाई ये प्रॉपर फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि जिसने इस बात को एडजुडिकेट करना है, असेस करना है, कि इन्वेस्टिगेट करना है कि ये फॉरेन फंडिंग हुई है कि नहीं। पहले आप फॉरेन फंडिंग को एस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद फिर आगे कंसिक्वेंसेस की तरफ आए, नायली बनती है कि नहीं बनती है। तो ये काम जो है बिलाखिर हो गया है, फॉरेन फंडिंग एस्टेब्लिश हो गई है, प्रोहिबिटरी फंडिंग एस्टेब्लिश हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने शो काज नोटिस दे दिया है, पूरी एक डिटेल्ड स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद पूरी एक जजमेंट है 68 सफ़ों की जिसमें पीटीआई को पूरा मौका दिया गया है। उनका एक एक आर्गूमेंट डिटेल के साथ उन्होंने वो लिख दिया इलेक्शन कमीशन ने अपनी उसमें, और फिर उन बुनियादों को भी बता दिया है कि किन बुनियादों पर ये सारे आर्गूमेंट ठीक नहीं है, किन किन कंपनियों से किन किन सोर्सों से कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने प्रोहिबिटेड फंड लिए हैं। अब इन्होंने शो काज नोटिस का जवाब देना है और उसके बाद वो फंड कंफिस्केट होंगे। लेकिन अदरवाइज दूसरी प्रोसीडिंग जो है 62(1)(f) की, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था एग्जैक्टली इस वक्त वो आ गया मुकाम
कि जहां 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहली का फैसला किया जाए। नहीं तो उसके लिए दोबारा पिटीशन डालनी होगी या फिर रेफरेंस गवर्नमेंट भेजेगी, या फिर ये फैसला यहीं से एज हनीफ अब्बासी एज अ पिटिशनर इसको यहाँ के लेके जा सकते हैं, इसी फैसले को बुनियाद बना के पिटीशन डाल सकते हैं, ये एक फ्रेश पिटीशन जाएगी, पूरी तरह से नए सिरे से मामला लेकर जाया जाएगा? क्या इसका लीगल इसका सोल्यूशन है? इसके दोनों पहलू हैं। इसके लिए ये मैकेनिज्म जो है वो रेफरेंस फाइल किया जाए। किसी भी मेंबर को अगर समझा जाता है कि वो नाअहल हो गया है तो 63(2) और 3 के तहत जो है 63(2) और 3 जो उसका सब क्लॉज है, आप स्पीकर नेशनल असेंबली को उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में एक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वो अगर उसका 30 दिन में फैसला नहीं करता तो वो रेफरेंस बन के इलेक्शन कमीशन के पास आएगा और इलेक्शन कमीशन फिर उसकी बुनियाद पर उसकी नाअहली के अहकाम जारी करेगा। दूसरा रास्ता इसका डायरेक्ट भी है और वो ये है कि हनीफ अब्बासी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता ओपन रखा हुआ था कि अगर बाद में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये साबित हो जाता है तो तब भी किया जाता है। इमरान खान साहब इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, एक MNA है और उनके खिलाफ जो है बिल्कुल जाया जा सकता है, एक पार्टी के हेड भी हैं। तो इस सूरत में 62(1)(f) के तहत उनके खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। हनीफ अब्बासी साहब खुद भी जा सकते हैं और अदरवाइज भी कोई भी शख्स जो है वो अलग से 184(3) के तहत जो है पिटीशन फाइल कर सकता है। मतलब अगर समअप करें तो इमरान साहब एक नहीं कई ग्राउंड्स हैं जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) के तहत बनती है। एक तो तोशा खाना वाला मामला है, दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट का मामला है, फिर तीसरा जो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए उसका मामला है। तो 2-3 अहम मामला है जिसमें आपको लगता है कि सॉलिड ग्राउंड्स है जिस बुनियाद पर 62(1)(f) है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और ये नाअहली ताहयात होगी। मैं समझता हूं कि अगर मेरी नजर में जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि अगर तमाम चीजों को इमरान खान साहब ने डिसऑनेस्टली बदनीयती से अगर छुपाया है तो फिर जो है वो बिल्कुल नाअहल होते हैं और 62(1)(n) के तहत इनको जो है वो नाअहल डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए या जितने अरसे के लिए भी है वो एक अलग एक लीगल कंट्रोवर्सी है, एक लीगल बैटर है। लेकिन बहरहाल ये है कि इन बुनियादों पर, लेकिन अगर ऐसा डिफेंस के साथ इमरान खान साहब आ जाते हैं कि जिससे यूं महसूस हो कि नहीं इन्होंने जो तोशा खाना की जो चीजें थी वो पूरी कीमत अदा करके दी और वो सारी चीजें उस साल के डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर दी गई थी और अगर कोई ओमिशन उनसे हुआ है तो वो जो है वो बोनाफाइडली था और उसमें कोई डिसऑनेस्टी शामिल नहीं थी। इसी तरह अगर फॉरेन फंडिंग में वो ये साबित कर देते हैं कि अकाउंट जो है वो जो हमने छोड़ दिए 8 साल तक हमने वो अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किए, वो बहुत नेक नियति के साथ हमने डिस्क्लोज नहीं किए थे, कोई ऐसा डिफेंस लेकर आ जाते हैं तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही हैं उसकी इम्कानात के तहत जो है जितने मौके उनको मिल चुके हैं इस केस में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, हनीफ अब्बासी उसमें भी जो डिफेंस उन्होंने था वो सारा दिया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में 8 साल चला, स्क्रूटनी कमेटी के सामने चला, तमाम हाई कोर्ट में उन्होंने खुद 11 के करीब पिटिशंस की। इन तमाम पिटिशनों में इन तमाम जगहों पर अभी तक वो कोई ऐसा प्लॉजिबल एक रिलायबल डिफेंस पेश नहीं कर सके हैं कि ये जो उन्होंने छुपाया था ये किसी नेक नीति के तहत था। ये इसी तरह की एक मेरी नजर में एक बेईमानी थी जो एक आम आदमी अपने आप को मुख्तलिफ चीजों से छुपाने के लिए हरबे इस्तेमाल कर सकता है। मेरा ख्याल है अब ये जो हरबों का जो खेल है ये बंद होना चाहिए और अब इन केसों का फैसला हो सकता है और होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इमरान शफीक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। कानूनी लिहाज से इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम क्या मसाइल में फंस चुके हैं, क्या कानूनी रास्ते नजर आते हैं, हुकूमत के पास क्या रास्ते हैं और क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खासतौर पर तोशा खाना केस और इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सामने नजर आ रही है। इस बारे में आला अदलिया के क्या फैसले पहले रहे हैं उनको सामने रखते हुए इस मामले को आज समझने की कोशिश करी कि इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस तोशा खाना के हवाले से में क्या मुतवक्का फैसला हो सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे तो सोशल मीडिया पे भरपूर एक मुहिम जिसका आगाज हुआ, ये क्या हुआ, इस पर क्या एक्शन अब हो रहा है और किस तरह तहकीकात आगे बढ़ रही है। इस बेहुदा सोशल मीडिया मुहिम जिसकी जितनी अल्फाज मजम्मत की जाए, जिसमें शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया गया था, इस पर गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन ये जो हमने देखा इस माशरे के अंदर एक जो उनसर नज़र आया सोशल मीडिया के ज़रिए बदतमीज़ गालियों का, इल्ज़ाम तराशी का और फिर उसके बाद प्रेस का लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने का, इस ट्रेंड और इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये बहुत ही दिलखराश हमने देखा जब सानिया हुआ इस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश का जिसमें शहादतें हुई, अफवाज के सीनियर अफसरान की शहादतें हुई। उसके बाद हमने देखा किस तरह सोशल मीडिया मुहिम के ऊपर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक मुहिम का आगाज़ हुआ। इस मुहिम के अंदर तरह तरह के इल्ज़ामात, इस मुहिम के अंदर तरह तरह की बातें की गई। इस पर पाक फौज का शदीद रद्दअमल आया, शदीद अल्फाज में रद्दअमल आया। इस सिलसिले में मामला थोड़ा और आगे बढ़ा है। अब तहकीकात भी इस हवाले से कमेटी की गई है। इस कमेटी के बारे में जो तश्कील गई है सानिया लजबेला हेलीकॉप्टर हादसा और शौदा से मुतल्लिक, इसमें जो मनफी प्रोपेगेंडा किया था इस कमेटी का ये मैंडेट की तहक़ीक़ात करेगी। इस हेलीकॉप्टर हादसे पर तौहीन आमेज़ मुहिम की तहक़ीक़ात में इस दफ़ा ISI के एक अफसर को और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर को भी शामिल किया गया है। मामले पर जॉइंट इंक्वायरी टीम का दायराकार बढ़ाकर इंटेलिजेंस एजेंसीज के 2 अफसरान भी टीम में शामिल हैं। FIA की जानिब से तश्कील दी जाने वाली 6 रुकनी टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस टीम में ISI की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल साद और इंटेलिजेंस ब्यूरो से डिप्टी डायरेक्टर वकार निसार नुमाइंदगी करेंगे, जबकि FIA और इंटेलिजेंस इदारों की जॉइंट इंक्वायरी टीम एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की निगरानी में तहकीकात करेगी। टीम में FIA डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग वकार उद्दीन सैयद, एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम अयास खान और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर भी शामिल होंगे। FIA और इंटेलिजेंस इदारों की 6 रुकनी जॉइंट इंक्वायरी टीम हेलीकॉप्टर हादसे और शौदा से मुतालिक मनफी ट्रेंड चलाने वालों का पता चलाएगी और इन अनासिर के पीछे कौन कौन मुलव्विस है, किन किन के कहने पर यह ट्रेंड चलाकर मुल्क को बदनाम और शौदा की फैमिलीज और कौम की दिल आजारी की गई, इसका पता चलाया जाएगा। जॉइंट इंक्वायरी टीम की इंक्वायरी के बाद मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरे मामले पर जैगम खान साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जैगम खान साहब, तहकीकात का फैसला तो हो चुका है, लेकिन ये कितना अलमनाक है, ये कितना दर्दनाक है। जिस तरह आपने अगर देखो, आपके क्या तासुरात थे जब ये मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था, जैसे ही हेलीकॉप्टर हादसे की इत्तला आई थी और अभी ये पता नहीं चला था कि इसमें कौन शहीद है कौन नहीं, और एक मुहिम का आगाज बाकायदा हो गया था। आपने इसको कैसे देखा? फिर ये जो सामने लोग आए, इन्होंने बताया कि हम इन्फ्लुएंस से उससे ये आखिर माजरा क्या, ये माशरा किस तरफ जा रहा है इस वक्त? जैगम खान साहब। सहकान साहब, वो जो मुहावरा है ना कि जख्मों पर नमक छिड़कना, कि एक तो वो वक्त ऐसा था, मैं समझता हूँ सिर्फ मैं नहीं, आप भी, पूरी कौम जो है एक दुख की कैफियत में थी, एक शौक में थी, और उसके ऊपर फिर इस तरह की हरकतें आना, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि इंडिया से कोई ट्विटर पे जाके इस तरह की बात करे, जो आपका दुश्मन है वो इस तरह की गुफ्तगू करे, आप तवक्को रख सकते हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर से, अपने नौजवानों में से एक छोटा सा सेक्शन, मैं इसे जनरलाइज नहीं करूंगा, मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान के ये जज्बात थे, ये छोटा सा एक गुमराह ग्रुप जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा था और लोगों के जज्बात को एक गलत तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो आई वॉज शॉक्ड। बहुत ही एक दुख की बात थी और बहुत ही गुस्से की बात भी थी। मेरे जज्बात बिल्कुल उस तरह के थे जिस तरह मेरे जज्बात मस्जिद नबवी में जब नारे लगाए गए थे और मस्जिद नबवी को एक सियासी जगह के तौर पर इस्तेमाल करने का एक कोशिश की गई थी, उस वक्त जिस तरह का दुख हुआ था और नाराजगी हुई थी, उसी तरह मुझे महसूस हुआ था। जी जैगम खान साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुहिम है जिसको बाकायदा फिर आगे जो हम बात कर रहे थे कि ला ताल्की का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? आप इस तरह कह रहे हैं कि टू लिटिल टू लेट, और अब जो कानूनी तौर पे इस पर बढ़ा जा रहा है आगे कमेटी कायम करके बाकायदा, क्या सजाएं हो सकती हैं और किन को हो सकती हैं? क्योंकि ये जो लोग कर रहे थे ये तो ज़्यादातर कम उम्र भी थे इसमें शामिल, ये कहते हैं हमें इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो क्या कमेटी कहाँ तक पहुँचेगी और कैसे पहुँचेगी? आपको लगता है सही तहकीकात हो सकेंगी इस मामले की? देखिए, बिल्कुल सही तहकीकात होनी चाहिए। इसमें अगर कोई मासूम बच्चा है, कोई नाबालिग है, एक उसमें कानून में ज़रूर रियायत निकलती होगी। मेरे ख्याल में बहुत से कानून इस पर लागू होंगे, सिंपल साइबर क्राइम लॉज भी आएंगे, फिर उसके साथ मेरे ख्याल में डिफेंस से मुतल्लिक कुछ लॉज भी होते हैं। जब अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाती है तो उसके फिर अलग मुज़मरात होते हैं। ये एक ऐसी हरकत है जो पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है और पाकिस्तान में कई कवानीन हैं जिनके खिलाफ है। और आप जहन में रखें, खुद PTI ने जाने से पहले भी इस तरह की कानून साजी की थी जिसमें फ़ौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने या मुहिम चलाने को उन्होंने एक काबिल मुआखज़ा जुर्म करार दिया था।
तो कवानीन तो बहुत से लागू होंगे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि तहकीकात में इन लोगों के मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाए कि ये कैंपेन कौन चलवाता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है। बार बार हम देखते हैं कि इस तरह की हरकतें होती हैं, लेकिन उसका जो दूसरा एनालिसिस आपको हमें करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पीटीआई अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करती है कि इमरान खान साहब एक मास्टर नैरेटिव बना देते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स जिसमें बड़े बड़े लीडर शामिल हैं, वो फिर हर चीज जो भी इवेंट हो रहा होता है उस बड़े नैरेटिव के अंदर उसको डाल देते हैं। लेकिन ये साहब बताएं कि इमरान खान साहब नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बात करें, वो कहते हैं कि ये हम पे इल्जाम लगाना कि हमने माशरे को ये हमने सिखाया है, ये माशरा वो कहते हैं पहले से ऐसा था। फिर वो कहते हैं कि सियासतदान में और सियासत में भी हर तरह के इल्जाम तराशी है, नवाज शरीफ साहब बेनजीर भुट्टो पे, फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN पे, या फिर वो कहते हैं कि MQM नून लीग पे आप तकरीरें निकाल के देख लें वसीम अख्तर साहब की और इन लोगों की, तो कहते हैं ये इल्जाम, ये जबान पहले भी सियासत में इस्तेमाल होती रही है, हम कोई नए पहली बात नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो हम क्या करें, हम तो नहीं कह रहे कि आप ये काम शुरू कर दें। ये बात ये तौजीह देते हैं साहब। आप और मैं तो यहाँ किसी की सफाई देने नहीं बैठे हुए जी। अगर कोई दूसरे हरकत कर रहा है तो उस वक्त हम पीटीआई के साथ होंगे, जब वो आवाज उठाएंगे कि फलां ने ये हरकत की है, MQM ने हरकत की है, मुस्लिम लीग नवाज ने हरकत की है, और तारीखी तौर पर देखिए आप मैं तो उस वक्त आवाज उठाते हैं। हमने कब कहा है कि MQM ने कभी ठीक किया है या PMLN ने ठीक किया है? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई वाले 1990 की दहाई से ज्यादा मिसालें लेकर आते हैं। भाई 1990 की दहाई तो बहुत पीछे रह गई। उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए थे वो जवान हो गए, इस वक्त जो जवान है उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। अभी तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया है। 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये पार्टियां बदल चुकी हैं, इनके मिजाज बदल चुके हैं। अब खुदारा आप भी बदलें। और दूसरी बात ये देखिए, कुछ रेड लाइंस होती है, कुछ ऐसी चीजें जो वो नहीं करते थे। MQM ने शायद हल्की फुल्की कुछ तरह की, लेकिन दूसरी जमातों ने इस तरह नहीं किया, और MQM ने किया तो भुगता भी। और रेड लाइन ये है कि देखें, जब आपका सिपाही, आपका फौजी अफसर अपनी कोर ड्यूटी पर होता है, जब मुल्क की हिफाजत कर रहा होता है, तो उसको आप किसी तरह की तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप एहतराम करते हैं। फिर जब कोई शहीद हो जाता है, वो तो एक अल्टीमेट रेस्पेक्ट कमांड करता है। दुनिया भर में कोई नेशन स्टेट ऐसे नहीं है जो मुल्क की खातिर जान देने वाले सिपाही की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट ना करती हो। मुल्क में सबसे ज्यादा जिस चीज की रिस्पेक्ट की जाती है वो उस मुल्क की खातिर शहादत होती है, क्योंकि मुल्क एक ऐसी चीज है, वतन एक ऐसी चीज है जो आपसे जान भी मांगता है। अल्टीमेट है ना, जिससे ज्यादा कोई क्या दे सकता है। और एक ऐसी माँ है जिसकी खातिर उसके बेटे जान देते हैं, और जब वो जान देते हैं तो फिर वो इंतहाई रेस्पेक्ट के भी काबिल होते हैं। ऐसी रेड लाइन क्रॉस करने की दुनिया में कहीं इजाजत नहीं होती, कोई माशरा इसको बर्दाश्त नहीं करता। इस दफा जो इन्होंने हरकत की, अगेन जो मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो वही कंपैरिजन है कि हरम मदनी में जिस तरीके से ये काम की गई थी, कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे नबी की बारगाह में कोई ऊंची आवाज की हरकत करेगा, अपनी सियासत को लेकर जाएगा। वहां तो मतलब अबू जहल वाले लोग जैसे लोग भी, मक्का के कुफार भी जब आते थे तो वो तमीज से वहां खड़े होते थे, और ये लोग जाकर उस तरह की हरकत करें, ये दोबारा उस तरह की रेड लाइन है और ये इन्होंने की है। मेरा ख्याल है ये एक एग्जाम्पल जरूर सेट होनी चाहिए, अच्छी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और इन लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मक्का में उन बदबख्तों को सजाएं हुई हैं। और ज़ैगम साहब, मास्टरमाइंड का आपने तस्करा कर दिया, तो बताएं, क्योंकि बहुत सी ऑडियो क्लिप्स आई जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं वो लोगों को कमांड, बेटा अरसलान ये ट्रेंड चला लो, इसे गद्दारी से लिंक कर दो, ये सामने मुबैना ऑडियोज आती रही सामने। आपको लगता है मास्टरमाइंड तक बात जाएगी तो कौन कौन इसमें आ सकता है, किस किस के नाम आ सकते हैं, क्या दायराकार कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसमें अब ISI भी शामिल है, और क्या ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल बनने वाला है आगे, ये जो कमेटी बन गई है पूरी, और क्या ये बहुत शदीद मुश्किल में आपको नजर आती है PTI पॉलिटिकली भी, आपको लीगली भी इस केस को लेकर? मेरे ख्याल में अगर इस तहकीकात के नतीजे में किसी PTI के बड़े लीडर तक अगर पहुंच गया इसका सुराग, वहां तक बात चली गई, तो PTI के लिए शायद एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग भी होगा। ताल्लुकात उसके अफवाज पाकिस्तान से पहले भी इन हरकतों की वजह से ख़राब हो रहे हैं, बहुत मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, उनके इमेज के लिए भी बहुत बुरा होगा। ज़ाहिर बात तो इंडिविजुअल्स पे जाएगी, पूरी पार्टी को तो आप सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन जो जो इंडिविजुअल्स तक जाएगी, बाकी लोग तो सब कहेंगे नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, तो वहाँ तक तो सज़ा जाएगी। लेकिन पार्टी के लिए एक बहुत
एम्बेरसमेंट भी होगी और पार्टी के लिए अपनी साख को बचाना फिर आसान नहीं होगा। सही। और ज़ैगम साहब ये बताते चलें, क्योंकि सोशल मीडिया है, जिसका दिल करता है मोबाइल उठाता है, कैमरा उठाता है, जो चाहे लिख देता है, जो चाहे वीडियो बना लेता है। हमने देखा बाकायदा सोशल मीडिया को आज़ाद छोड़ दिया गया है, मतलब इसको कंट्रोल करना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन रिवायती मीडिया को मुसलसल डिस्करेज किया गया, पीटीआई के दौर में खास तौर पे देखा गया। आपको नहीं लगता कि इसका ये नुकसान है जो आज हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो रिवायती सहाफत है, जो शायद इसका मुकाबला कर सकती थी इस झूठ का सच के साथ, वो इतनी पसपा हो गई, उसको इतना डिस्करेज किया गया कि आज ये झूठ जो है वो बेकाबू हो चुका है और आज सारे इदारे भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या करें, किस तरह कंट्रोल करें, जो जिसका दिल आ रहा है वो कर रहा है और बातें फैला रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की सहकान साहब। देखिए, जो प्रॉपर जो मीडिया होता है, इनफैक्ट सोशल मीडिया तो एक सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए से गुफ्तगू आगे को जाती है, लेकिन जहाँ पे बाकायदा खबर जनरेट की जाती है, जहाँ पे एक एडिटोरियल जो है ओवरसाइट होती है, गेट कीपर्स होते हैं, आप जो बात करेंगे इसको एक पूरी टीम देखेगी, प्रोड्यूसर देखेंगे, एक पूरा सेटअप, एक मीडिया हाउस जिम्मेदार है उस बात का जो आप बात कर रहे हैं। और वहां से जो खबर निकलती है एक बड़ी हद तक जिम्मेदाराना होने की आप तवक्को कर सकते हैं, अगरचे वहां पे भी हमें नजर आ रहा है कि कुछ मीडिया हाउस बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उसको प्रमोट ना करना, उसको सप्रेस करना, उनको माली तौर पे नुकसान पहुंचाना, कवानीन के जरिए नुकसान पहुंचाना, ये सब कुछ किया गया। और जब ये किया जाता है तो फिर जाहिर है लोग डिपेंड करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे अपने इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन सिर्फ इतना नहीं किया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट किया गया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया को प्रमोट किया गया झूठ फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, अपने एक आलाकार के तौर पर। तो ये दोनों चीज़ों ने मिलकर जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मेरी राय में देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह डेफेमेशन है, तो डेफेमेशन के अगर लॉज अच्छे तरीके से उनको रिवाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाए, और उनको सोशल मीडिया पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप जिस तरीके से भी आप देखिए, कैमरे के सामने खड़े होकर किसी की तौहीन कर रहे हैं या अपना कैमरा यूज करके अपलोड करके किसी की तौहीन कर रहे हैं, बात तो हो गई ना जी। सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंस कम तो नहीं है ना, तो उनको भी अकाउंटेबिलिटी उसी तरह की होनी चाहिए। इस वक्त ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर इस वजह से भी जाते हैं कि लोग वहां सेंसेशन सीख करते हैं, वहां पर कोई पाबंदी नहीं, जिसका जो दिल करे वहां वो बोलता है, वहां पे कानून तोड़ने की इजाजत है, तो वहां पे भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कानून तोड़ने की, उसको भी रेगुलेट होना चाहिए। और लास्टली ज़ैगम साहब ये बताएं, सियासी तौर पर पहले फॉरेन फंडिंग केस आया, फिर तोशा खाना का रेफरेंस आया, अभी हम कानूनी तौर पे इमरान शफीक साहब की राय भी उस पर जान रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है नहीं हो सकती, लीगली तो हमने समझा। और अब ये मामला जो कि एक कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें बाकायदा ISI भी शामिल है, IB भी शामिल है, FIA भी शामिल है, तो यकीनी तौर पर यह भी मंतकी अंजाम तक अपनी तहकीकात को पहुंचाएगी। सियासी तौर पर इसकी क्या इंप्लीकेशन आप देख रहे हैं तमाम केसेस की, इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मुख्तलिफ केसेस की मुख्तलिफ इम्प्लीकेशंस हैं। ये अगर बात पार्टी तक पहुंचती है तो जाहिर है पाकिस्तानियों का अपनी अफवाज के साथ, अपने सिपाहियों के साथ जो ताल्लुक है, तो ये उनको हर्ट करेगा। अब जो दूसरे केसेस हैं वो देखें, एक इमेज की हद तक भी तो नुकसान हुआ है, लेकिन जो उनकी कोर फॉलोइंग है वो एक ऐसी है कि कुछ भी हो जाए तो इमरान खान साहब को फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैं सड़क पर जाकर किसी को गोली भी मार दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं करता, मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ रहेंगे। तो इनके फॉलोअर्स तो साथ रहेंगे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, अभी जो कानूनी एक्सपर्ट्स आप बता रहे थे, आपने भी बात की है, वो आपको बता रहे हैं कि जो 2-3 केसेस खुल के सामने आए हैं, शायद उसमें तोशा खाना का जो केस है वो सबसे सीरियस है, क्योंकि उन्होंने ऑन ओथ जो अपने डिक्लेयर किए थे अपने मतलब अपने वसाइल और अपनी दौलत, अपना सारा कुछ, उसमें उन्होंने जो तोशा खाना के गिफ्ट जिस तरीके से बेचे थे और जो पैसे बनाए थे, उसको उन्होंने 2-3 साल तक डिक्लेयर नहीं किया। तो वो तकरीबन उसकी रिजेम्बलेंस उस केस के साथ जाके बनती है जो नवाज शरीफ साहब का केस था, बल्कि ये वाला केस नवाज शरीफ के केस की निस्बत लीगल एक्सपर्ट्स की राय में ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अगर इमरान खान पर इस तरह का कोई पाबंदी वगैरह लगती है फिर तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज में तो फिर भी एक अच्छी तकड़ी सेकंड लाइन है, लेकिन इमरान खान का अपनी पार्टी में जो रोल है वो किसी भी पार्टी से ज्यादा है। वो मतलब इज सच ए टावरिंग फिगर कि उनके बगैर आप PTI का तस्वुर भी नहीं कर सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तज़किया इस पूरी सूरत हाल पर पेश किया। नाज़रीन, आप तहक़ीक़ाती कमेटी कायम हो गई है, तहक़ीक़ाती कमेटी किस नतीजे तक पहुंच सकती है, क्या दायरा कार होगा, साथ साथ इसकी सियासी और कानूनी इंप्लीकेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के लिए क्या होंगी, इस सारे सवाल उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।